देखिए लास्ट जो हम लोगों ने चर्चाएं करी थी, सबको अपने अपने बगल वाले के नोट्स में देख ले अगर नहीं है तो, ठीक है। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में जाना, वर्क फंक्शन के बारे में जाना, और थर्माइनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, बोले तो फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो कि डुअल नेचर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट कर लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमको लगता है कि इसी चैप्टर पे हम लोग डिबेट भी किए थे ना। बढ़िया, याद हो, अगर नहीं हो याद आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो इसके पीछे बात ये ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सारे लोग हैं, जैसे कि एक हर्ट्ज थे, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है, जिन्होंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। उन्होंने यूवी लाइट का प्रयोग किया था। उसके बाद फिर हालावाच एंड लेनार्ड, ये दोनों ने, इन दोनों बंदों ने मिलके भी एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया और पता किया क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। लेकिन इन दोनों और भी एक आध साइंटिस्ट थे जिनको मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट क्रेडिट किसको दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, मॉडर्न, भैया हम लोग क्लासिकल पढ़ना है, ये सब, हाँ ये सब क्लासिकल है, इसके बाद मॉडर्न आता है। और जब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था ना, तो बाकी जितने भी पुराने सबको क्या कर दिया गया था? डिमेरिट यानी निगलेक्ट कर दिया गया था, कह सब फालतू है, बकवास है। यानी क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले तो उन्होंने एक पूरी कंप्लीट थ्योरी दी, उसके बाद एक्सप्रेशन दिया, उसके बाद बिल्कुल नए तरीके से क्लासिफाई कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझा? तो सीन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या कि जब भी एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट से, जैसे क्या है, मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मेटेलिक सरफेस में? इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं, ठीक है, समंदर होता है इलेक्ट्रॉन। अब मान लो यहां से कोई इंसिडेंट ऑफ आई, कौन? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जो इस पे टकरा के और एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके बाहर निकल, ठीक है। तो ये था हम लोग का इजेक्शन। इजेक्शन किसका? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आई, इसके ऊपर टकराई और इसको लेके क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। और ये हो रहा है लाइट की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो एमिशन। फोटो एमिशन बोल सकते हैं ना। अब देखो, जब भी इसमें फोटो इलेक्ट्रिक शब्द का प्रयोग किया गया, क्यों? क्योंकि जब भी ना फोटो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। इसलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो बातें हैं, एक है फोटो, एक है इलेक्ट्रिक, ठीक है। सबसे पहले फोटो अप्लाई होगा, तब जाके इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल सोलर पैनल जानते हैं ना, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जब भी लाइट पड़ती है तो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं? वो इजेक्ट नहीं होते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन वो मोबाइल होना शुरू कर देते हैं। और जब मोबिलिटी बढ़ेगी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा ना। और जब करंट फ्लो होगा तो अच्छा खासा हमको जहां पे उसका उपयोग, हम उसका उपयोग वहां पे कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, चलो। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में, क्लासिकल और मॉडर्न। तो क्लासिकल में दो लोग हैं, एक है हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन और दूसरा है हालावाच एंड लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हर्ट्ज ने इसका प्रयोग किया था, बिल्कुल यूवी रेस का। एकदम दिमाग में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का याद रखना है, वो कि हर्ट्ज ने किस तरह के लाइट का प्रयोग किया था। तो उन्होंने यूवी लाइट का प्रयोग किया था, ठीक है, यूवी लाइट का। उसी तरीके से हालावाच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन ने क्या करा, इन्होंने भी यूवी लाइट का ही प्रयोग करा इसके लिए, ठीक है। तो दोनों में कोई ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन यूवी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जब वो किसी मटेरियल पे पड़ती है तो ऐसा एनर्जेटिक उसको कर देता है कि वो इजेक्ट हो जाता है, ठीक है।
सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट हम लोग शुरू करते हैं कुछ भी करने के लिए जनरली, तो क्या होता है, हम लोग को पता होता है कि आगे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, नहीं पता होता ना, फिर भी हम लोग एक तुक्का से लगाते हैं। साइंटिस्ट का काम क्या होता है, तुक्का मारना है, और वो तुक्का मारते मारते वो सही जगह पे लग जाता है, तो हो गया डिस्कवरी। यही चीज होती है ना। तो उन्होंने क्या सबसे पहले यूवी का प्रयोग किया होगा, कोई गारंटी नहीं है, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं। तो मान लो उन्होंने कभी क्या पता उससे पहले इंफ्रारेड का प्रयोग किया हो, नहीं काम किया हो, फिर विजिबल का प्रयोग किया हो, नहीं काम किया हो, तब यूवी का किया हो, काम कर गया, वाह वाह हुर्रे हुर्रे हुर्रे, एकदम समझ गए ना। तो इसको कहते हैं ना हीट एंड ट्रायल मेथड, नाम सुने होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड केमिस्ट्री में। ठीक है, जब हम बैलेंसिंग इक्वेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 रखते हैं, बैलेंस हुआ नहीं हुआ, फिर हटा के 3 रखेंगे, बैलेंस हुआ नहीं हुआ। तो इसी तरह कंटिन्यूअसली इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे, देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हटाओ, दूसरा अप्लाई करो। ठीक है, अगर सोचो कि पहले से ही पता हो तब तो आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे रख सकते हो। जब आपके सामने कोई नई चीज आती है तो आपको पता होता है, नहीं पता होता है। जस्ट सपोज आप पेपर में बैठे और बिल्कुल एक अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा कि इस टाइप का एक क्वेश्चन होना चाहिए और ये फॉर्मूला लगना चाहिए। तो ये क्या है, एक एक्सपेक्टेशन, एक अंदाजा है जो कि आपने नॉर्मली इस समय उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जब इस समय अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वहां पे जाके कैसे कर दोगे, नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो जब उसको तुम लोग लेफ्ट कर दोगे और उसको रखोगे ना, जब आखिरी में समय बचेगा तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। मान लो आखिरी में समय जब बच जाता है 10 मिनट, तो आप उसके ऊपर 3, 5, 8 बना के कुछ भी चेप देते हैं। होता है, यही होता है ना। तो इसीलिए देखो सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में, चाहे किसी भी बोर्ड के पेपर में, एकदम एक वाला क्वेश्चन मत छोड़ना। हाँ, गलत लिखो चलेगा, ठीक है, लेकिन लिखना जरूर। और जैसा कि आप 12th के हैं तो कितना ही गलत लिख सकते हैं आप। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमको पूछेगा फोटो इलेक्ट्रिक तो तुम उसमें लिखोगे सेमीकंडक्टर। अगर इतनी गलती हो गई तब तो फिर आप 12th में है ही नहीं, इसका मतलब आप बस खाली पेपर देने आए हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं किए। बात तो समझिए। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां वहीं पे होती हैं, और इस पे ये सब बिल्कुल समझ लो कि सिंबॉलिक चीज है, इसको दिमाग में रखते हैं टीचर लोग। जब देख लेते हैं ऐसा ना, जब इस तरह की गलती हो जाती है ना कि पूछा गया आपको न्यूक्लियर क्वेश्चन, आप लिख रहे हो तुम सेमीकंडक्टर का, टीचर समझ जाएंगे लड़का कुछ नहीं पढ़ा है, उनको कॉपी चेक नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी दे देंगे तो आप कंप्लेन करने जाओगे नहीं। हाँ, ठीक है। और जो लोग जिसमें छोटी मोटी गलतियां हुई, मान चलो कि पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक और आपने लिख दिया इफेक्ट के बारे में, चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पास है ना, काफी। तो बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करनी है हमको, छोटी छोटी गलतियां करनी है। और हमारे यहाँ छोटी छोटी भी गलतियां नहीं करनी, नहीं गलतियां करनी ही नहीं है। सर गलतियों का काला होता है। मिला है क्या तुमसे? नहीं, जब मिलेगा तो क्या पता बचपन मिला हो तुम। नहीं सर, उससे बचपन में तो नहीं 11 से पहले नहीं सर। अगर मिल भी सकता है, नहीं सर। देखो मिला है सर, एकदम सही लाइन आएगा, बिजली आने से मतलब सत्य ही होगा। हाँ। रश्मि भी आएगी, आपकी मानता का क्या ही था। हलवच और लिनार्ड के बारे में जाना क्या कि इन तीनों ने किसका प्रयोग किया है, यूवी रेज का प्रयोग किया। तो ये चीजें दिमाग में रखने वाली हैं, इसको आप लोग रख लेंगे। ठीक है, एक और चीज थोड़ी छोटी छोटी सिमिलरिटी आप देख सकते हो कि अलावा जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जिंक प्लेट का प्रयोग किया गया है, तो आप जिंक प्लेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या पता आपसे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मैं पेपर बना जरूर पूछता, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, क्या कि which element या which material is used by Halbach observation for photoelectric effect। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, निकल। कोबाल्ट, वेरी गुड। ऐसे सब खोजते हैं सब स्कूल के पिछवा, वही सब बैठते हैं। सर क्वार्ट्ज बल्ब ठीक है, क्वार्ट्ज बल्ब कहाँ दिया हुआ है? अच्छा, नोट्स में। देखिए, क्वार्ट्ज एक मटेरियल है, एक कंपाउंड कह सकते हो क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज की घड़ियां होती हैं, उस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं जब चल रहे थे कि क्वार्ट्ज की घड़ियां क्यों बनाई जाती हैं। क्वार्ट्ज की घड़ियां ही क्यों बनाई जाती है, हमने दूसरे मटेरियल की घड़ी क्यों नहीं बना सकते?
हाँ, वेरी गुड, क्योंकि क्वार्ट्ज के मटेरियल के ऊपर समय का असर बहुत कम होता है, ठीक है, बाकी दूसरे मेटल के कंपैरिजन, ठीक है, इस वजह से हम क्वार्ट्ज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्वार्ट्ज बल्ब एक तरह जानते हो क्या है, एक तरह क्वार्ट्ज बल्ब है आपका, कह सकते हो एक सोर्स है यूवी लाइट के लिए। यूवी लाइट का हम लोग को इस रूम में यूवी लाइट प्रोड्यूस करना है, तो कहां से सन को लाओगे, यहाँ पे एक हमको सेकेंडरी सोर्स चाहिए ना, वो क्या है, क्वार्ट्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन का गन होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलती है, वैसे ही क्वार्ट्ज बल्ब में से क्या निकलता है, यूवी लाइट। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्लियर हुआ तीनों, हर्ट्ज, हाल्बach एंड लेनार्ड। ये पूरा नहीं आपको दिमाग में रखना है, जो मैंने पॉइंट बोले हैं बस उसको दिमाग में सेट करो, या फिर एक नोट पे टिक कर लो कि मैंने क्या क्या पॉइंट आपको, तो जब खोलोगे तो वही बस या नजर जाए। कर लिए ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में जाने हैं। जब पीछे पलटेंगे तो देखेंगे ना, इस टाइप का फिगर बन रहा है ना, जो कि ये सेटअप आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहां देखना है, अब मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। इस सेटअप में देखो कि यहाँ पे एक ट्यूब है, ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब है। इस ट्यूब का प्रयोग जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, याद है? याद, हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले एटम न्यूक्लियाई के अंदर, नहीं याद है? थोड़ा सा रिकवरी करिए, क्योंकि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते क्या पता आप भूल जाएं अपना नाम, केवल उसका नाम याद हो। कॉपी के ऊपर लिख के रखे अपना। गुड, उसका भी नाम लिख लो, दिमाग में तो बढ़िया से लिखा है, वो तो बहुत बार किडनी लिख फेफड़ा चुका होगा। लीवर सब में। सही है। चलिए, तो ये ट्यूब है हम लोग का। इस ट्यूब में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है। विंडो का मतलब कि जहां से हम फोटोन की एंट्री कराएंगे, यानी कि लाइट की एंट्री कराएंगे इसके अंदर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वार्ट्ज का विंडो लगा हुआ है, ठीक है। क्वार्ट्ज विंडो क्या करता है ना, कि क्वार्ट्ज का मटेरियल क्या करता है, जब भी उसे लाइट पास करे उसकी इंटेंसिटी को ग्लेयर नहीं करने देता। ग्लेयर समझते हैं, छितराने नहीं देता। जैसे कोई भी चीज आगे से नॉर्मल शीशा पे ना टकराओगे ना, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होके इधर उधर हो जाएगा और कुछ ही पार्ट उससे पार होके बाहर जा पाते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज की क्वालिटी की जितना भी फोटॉन्स के ऊपर टकराता है, रिफ्लेक्शन की वैल्यू काफी कम करता है, ताकि इंटेंसिटी काफी अच्छी हो, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो जब ये पहुंचता है इस प्लेट के ऊपर, किस प्लेट के ऊपर, फोटो सेंसिटिव प्लेट, ठीक है। और फोटो सेंसिटिव प्लेट में जब ये पहुंचेगा, इसके ऊपर जाके टकराएगा, तो तुरंत वहां पे क्या होगा, इजेक्शन होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके देख रहे हो, होले 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 इस प्लेट की तरफ बढ़ेंगे। तो पता है ना कि जिधर के डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है ना फ्लो का, उसका अपोजिट डायरेक्शन किसका होता है, होता है ना। तो करंट का फ्लो किधर का होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि क्लियर करो तो, ठीक है, बताइए। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये है कैथोड, सॉरी एनोड। इधर वाला कौन है, एनोड, और इधर वाला कौन है, कैथोड। तो एनोड से कैथोड बिजली फ्लो करेगी, और कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। नहीं समझ में आया? मेंशन कर लीजिए, नहीं लिखा हुआ है उसके ऊपर, लिख लो एनोड कैथोड, मेंशन कर लो उसको, ठीक है। आगे चलें, तो आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एम्पियर मीटर का प्रयोग किया गया है, जो कि माइक्रो एम्पियर मीटर है, जो कि बहुत ही स्मॉल करंट डिटेक्ट करेगा। और यहाँ पे वोल्ट मीटर का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे एक और सवाल बन सकता है यहाँ पे कि वाई वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एम्पियर मीटर इन सीरीज। तो इसका आंसर मालूम होगा आप लोगों को, खुशी? हाँ, तो वही तो वही से पूछ रही है, हमने सवाल पूछ रहे हैं। इसका आंसर मालूम है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और एम्पियर मीटर को सीरीज में? इमरान, नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? इधर इसको मालूम है। दो लोगों को मालूम है। आप एम्पियर मीटर का बता दो। एम्पियर मीटर का हाँ। रेजिस्टेंस लो होता है इसमें, एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, इस वजह से उसको सीरीज में। सीरीज में।
उसका वोल्ट मीटर और वोल्ट रेजिस्टेंस हाई होता है इसके कारण। आपको पता था? याद था, बस रेजिस्टेंस नहीं याद आ रहा। चलिए बढ़िया है। तो ये देखिए, ये चीजें दिमाग में रखने वाली चीजें। अब तुम कहोगे कितना दिमाग में रखे हम लोग, जानते हो हर एक चीजों को दिमाग में। देखो अभी बताओ कि अभी अभी तुम लोग इतने दिनों से धकाधक मूवी देखते जा रहे हो, कौन मूवी के कॉन्सेप्ट पूछे तो चटाक से याद हो जाएगा कि यही है। कैसे आपको याद हो गया वो? एक मूवी है वो ना। नहीं, मूवी की बात नहीं, मूवी तो ये भी है, ये भी एक मूवी ही है, यस सर। बशर्ते इससे लाइफ बन जाती है। बस इतना ही डिफरेंस है, इससे लाइफ बन जाती है और उससे डबल बनती है। डबल बनाएंगे। डबल बनाएंगे, डबल पुल। सिंगल पुल के सामने डबल सीमेंट का। सही बात। चलिए तो आगे क्लियर हुआ? किसी को अगर कोई डाउट है, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर क्यों कनेक्ट होता है? खुशी, वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के बारे में जानी हो ना? कोई दिक्कत? किसमें? हाँ ठीक ठीक, उल्टा नहीं कर देना कभी कि एम्पेयर मीटर को पहले में क्यों करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो सकता है ऐसा सवाल बन सकता है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। आगे देखिए यहाँ पे नीचे बैटरी देख रहे हैं कनेक्शन, ये HT है, हाई टेंशन बैटरी। ठीक है, अब एक छोटा सा दिमाग में पॉइंट जरूर घूम रहा होगा कि हम यहाँ पे देखो, एक तो इस सर्किट के अंदर पहले से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने हाई टेंशन बैटरी का प्रयोग क्यों किया? सही बात है। क्यों किया? क्यों क्या? बताओ ना आंसर। नहीं पता क्यों किया ये। इधर ताकि सर रोशनी से जो करंट निकल रहा है उसकी एक्यूरेट वैल्यू हम पता कर सकें। बगल में, इधर खुशी, दुखी, कुछ पता नहीं। जो रेजिस्टेंस ले रहा है, जो करंट प्रोड्यूस है उससे ना ले, इसलिए लगाओ। चलिए तो काफी सिमिलर आंसर है इसका। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं इसके अंदर मीडियम क्रिएट करने के लिए। कैसे? सबसे पहले हम किसी भी नॉर्मली ट्यूब के ऊपर हम ऐसा कार्य नहीं करा सकते। सबसे पहले हमको वैसा मीडियम क्या करना पड़ता है? ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल के बाहर फ्लो करने लगेगा? नहीं, उसको फ्लो करने के लिए चाहिए, उसका मीडियम चाहिए। उस मीडियम नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम। तो हम इस हाई टेंशन का बैटरी का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैसा मीडियम प्रोड्यूस कर सके? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम। ताकि जब इलेक्ट्रॉन वहां से प्रोड्यूस हो तो क्या हो, वो इजीली ट्रैवल करते हुए कहां पे आवे? एनोड के प्लेट पे आवे, ना कि एनी ओनी टकराता फिरे। बात को क्लियर हुआ? तो कह सकते हैं कि आपके आंसर में कुछ सिमिलरिटी है। ठीक है, तो फिर भी आप इसको और अच्छा करेंगे आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद बात करेंगे हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज पे। कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। ये आपने फिगर देखा, फिगर में किसी को डाउट है? बोलिए, अभी बोलो जल्दी से। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसके बाद है आपका ये, इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करेंगे ना तो कुछ कंडीशंस निकल के आएंगे। जैसे VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे हम लोग ना, वैसे ही जैसे कि उस तरह का ये भी तरह का है सेम। तो वहां पे हम PN जंक्शन का VI कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे, यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, इस एक्सपेरिमेंटल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर किन किन फैक्टर का असर हो रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। समझ रहे हैं? बोलिए। तो पहला उसमें है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी का क्या असर होता है। तो जैसा कि आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग गौर करें, ग्राफ के बारे में मैंने बताया ना थोड़ा बड़ा आप लोगों को, आप लोगों को आइडिया हो गया है, उतना काफी है 12th के लिए, समझ रहे ना? हाँ, लेकिन फ्यूचर के लिए काफी नहीं है वो। तो फ्यूचरिस्टिक भी चर्चा हम लोग करेंगे किसी दिन किसी क्लास में। उस दिन केवल ग्राफ का क्लास होगा। ठीक है, प्ले विथ ग्राफ हो चुका है। यस सर, वो याद वो तो हो चुका है। चैप्टर 1 पढ़ा था तब एक बार हुआ था। अरे उससे पहले वाला फिजिक्स में पढ़ा रहे थे तो। अच्छा, हो चुका है। चलिए तब नहीं रिपीट किया जाएगा उसको। किया जाएगा। याद नहीं ना? कॉपी में लिखवाए हैं आप? अच्छा लिखा है। हाँ ऐसा पहले।
चलिए कोई बात नहीं। आइडेंटिटी ग्राफ। नेक्स्ट है, हाँ ये आइडेंटिटी ग्राफ है। इसमें जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये याद रखो कि हम लोग क्लासिकल पढ़ रहे हैं, दिमाग में रखना ये बात, भूलना नहीं, ठीक है, भूल ना जाना। यारा fill in the blanks। बोलिए सर। चलिए नेक्स्ट है, दिस इम्प्लाई दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड सेम है, कोई बहुत अंतर नहीं है। जो ग्राफ लिखा है ना वही ये 2 लाइन मेंशन की हुई है। ग्राफ समझ गए, बात खत्म। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल क्या इफेक्ट आता है। तो आप ग्राफ में अगर देखो ना तो I1, I2, I3 3 थे करंट है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तभी ये करंट का प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोटो करंट की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस समय कितना भी हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, कितना भी हम पोटेंशियल देख लें, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स। यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मान लो अभी अगर 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 220 वोल्ट आउटपुट है। अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 220 ही आउटपुट होगा। रीजन भी होगा इसमें। पहले ये इफेक्ट है बचवा, इफेक्ट है जो ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसा देखा गया। मैंने मन से नहीं बनाया, मैं तो मन से कुछ और बना सकता था इसमें। समझ सकते हो, समझ सकते हो तुम। सर ये I1, I2, I3 क्या कहना रहता है? ये जैसे कि मान लो कि शुरू में 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट I1 हो जाएगा। मान लो फिर बाद में आपने और इफेक्ट बढ़ाया उसके ऊपर, मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या और निकली, 100 निकलने लगे तो करंट भी बढ़ेगा ना। अब फिर और बढ़ाएंगे तो I3 बनेगा, और बढ़ाएंगे तो I4 बनेगा। लेकिन सबका एक क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, भले कितनों तुम धक्का लगाओ, कितनों इंटेंसिटी दे दो। एग्जांपल सोलर प्लेट, सोलर प्लेट को अगर तुम क्या कहते हैं 20 डिग्री यानी 25 डिग्री सेल्सियस में भी, जब सन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हमारे एटमॉस्फेयर का, उस समय भी जो वर्किंग है, और वही एकदम भारी दोपहरी जेट वाली एकदम खतरनाक पिघला दे वहीं पे, ठीक है। हाँ और सूरज पे भी रख देंगे तो सेम, और सूरज पे भी रख देंगे तो सेम, ठीक है। क्लियरिटी हुई। तो अभी देखिए यहाँ पे बात किया गया है, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे जा रहा है ग्राफ के हिसाब से। ग्राफ के हिसाब से देखो ये कहाँ जा रहा है, ग्राफ के हिसाब से देखो ये जाके सेकेंड क्वाड्रेंट में, गौर करो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके टिपिंग हो जा रहा है, टच हो जा रहा है उसको, और उसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पे ये बंद हो जाए, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन है आपका कि जीरो पोटेंशियल, तो व्हेन एनोड इज एट जीरो पोटेंशियल द फोटो करंट इज नॉट जीरो। यानी कि जब किसी दोनों में से किसी एक प्लेट को जीरो, जैसे एनोड को जीरो रखोगे ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जीरो नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें पोटेंशियल निकलता रहेगा। उदाहरण के तौर पे अगर सनलाइट नहीं भी रहे और लाइट रहे सिंपल, तो भी वहां पे सोलर वर्क करे, समझ गए। तो ये आता है जीरो पोटेंशियल वाला कंडीशन। जैसे सनलाइट नहीं है फिर भी उजाला रहता है ना, उस समय भी सोलर वर्क करता है। नहीं, उतनी एनर्जी की बात हमने नहीं की, बस वर्क कर, हमने तो कहीं वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे होना चाहिए। सही पूछा। नेक्स्ट है पॉजिटिव पोटेंशियल। देखो जीरो पोटेंशियल हो गया, अब पॉजिटिव पोटेंशियल। व्हेन एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल इट अट्रैक्ट द इजेक्टेड, व्हेन इट मेड मोर पॉजिटिव ग्रेजुअली फोटो करंट इंक्रीजेस एंड बिकम कांस्टेंट कॉल्ड सैचुरेशन करंट। यानी कि जब हम एनोड से धीरे धीरे उसको वैल्यू बढ़ाते जाएं, यानी फोटो करंट की वैल्यू क्या होती जाए, बढ़ते जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एमिशन क्या होती जाए, बढ़ती जाए। एक समय ऐसा आएगा बढ़ते 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 बढ़ते, भले ही कितना हम बढ़ाते हैं, एक समय पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। इस पेज को बोलते हैं लोग पॉजिटिव पोटेंशियल, और उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, and this current is called saturation current, and this potential is known as stopping potential. Clear? Yes.
चलिए अब नेगेटिव वाले चर्चा कर लें। व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव, अब मतलब हमने रिवर्स कर दिया, बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी, नेगेटिव कर दिया। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड। सोचो Yes, sir. अभी जो बैटरी में अगर प्लस का प्लस लगाते हो और माइनस का माइनस लगाते हो, फिर वो बत्ती जलती तो बत्ती जलेला, लेकिन उल्टा करने में बत्ती जलती है नहीं। नहीं जलती है। तो ये वाला आया उल्टा करने का सीन, ठीक है। यानी हमने एनोड का कैथोड कर दिया और कैथोड क्या कर दिया, एनोड कर दिया। जब ऐसा केस आया और सो फोटो करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फोटो करंट तो मिलबे नहीं करेगा ना। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे एनोड है, ठीक है, और एनोड को हमने नेगेटिव कर दिया और कैथोड से निकल के आ रहा है, ठीक है, कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये भी क्या पहले से नेगेटिव हो गया, दोनों आपस में क्या करेंगे। तो जब उस माने उड़ते हुए इलेक्ट्रॉन को जब ये होल्ड ही नहीं करेगा तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा ना। Yes, sir. लेकिन बाय द चांस एक्सेप्शनल सम प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि 1-8% कर ले गलती से, Yes, sir. क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर में भी चर्चा करी थी ये बात कर लेता है। कि बहुत करने पे भी एक बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है। जैसे मान लो कि पूरे राज्य में, पूरे इस मोहम्मदाबाद में कर्फ्यू लगा दो, अरे काहे को कर्फ्यू लगा दो, लॉकडाउन के टाइम ही ले लो, लॉकडाउन में कितनी शक्ति थी, फिर भी जो जिनको पीटने का मन था वो जाता है। वो बाहर जाता ही था ये बिठा दे- और हाँ, यहाँ बैठा है। सुजा के आता भी था। नहीं, बिठा नहीं गया अब। टैलेंट है लड़के का तो। बस सुजा के आता भगाने वाले थे। तो बस भाग सके, बच गए। एक नटराजे में हम लोग खेल रहे थे, ये सारे एग्जाम्पल है। बच गया। बस हम गए तो बहुत मारे थे वाले आगे जो कुछ लोग तो कुछ मटीन सभा में इसको लिया मैं, स्कूल में अरे कितनी तो लिया है, छुड़ा है सर। छोटी वाली होती है बगली वाली, कूद गए उसमें। बाकी लोग धीरे धीरे सरकने लगे इधर उधर। तो मेरे पापा भी थे, कोई पकड़ा है कोई पकड़ा है, लड़के सब थे जो तो लड़के ही ना पकड़ाएंगे लोग और क्या? पढ़े ना पढ़ाएंगे बारे सब मजा आ गया देख के। चिल्ला रहे थे तो और नहीं खेला था। आगे बैटिंग कर रहे थे। हाँ, मैं बैटिंग से रहा था। बैठने के आए थे। चलिए ठीक है, हो गया। यहाँ पे के मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट, क्या मतलब? एक रिलेशन है कि इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा कैथोड से तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो इस फॉर्मूले से हम निकाल ईवी नॉट। यहाँ पे वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और ई है इलेक्ट्रॉन, तो ईवी नॉट, ठीक है। इस रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास कोई प्रॉब्लम तो बताओ नहीं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जब हम फ्रीक्वेंसी की चर्चा करें, देख लो फ्रीक्वेंसी में एक देखो पोटेंशियल में देखो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है ना, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि भले ही कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, करंट क्या हो जा रहा है, सैचुरेट हो जा रहा है। देख लो सबसे पहले न्यू1 फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, फिर न्यू2 फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, फिर न्यू3 फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, लेकिन एट द लास्ट कलेक्टर प्लेट के ऊपर जो करंट की इंटेंसिटी थी वो क्या मिली, सैचुरेटेड मिली। क्या मिली, सैचुरेटेड मिली। लेकिन व्हाट, पता नहीं कि थ्रेशोल्ड से कम नहीं होनी चाहिए। यस सर। फ्रीक्वेंसी कितना वेरिएट करे, थ्रेशोल्ड से कम नहीं होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड से कम होगी तो फोटो करंट तो निकलेगा ही नहीं, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा। जब एमिशन नहीं होगा तो वैसे भी करंट हमको मिलने वाला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाँ थ्रेशोल्ड तो चाहिए ही चाहिए ना, हाँ, yes, उतना तो चाहिए ही चाहिए। वही चीज है कि अगर आपको कंपार्टमेंट देना है तो थ्रेशोल्ड तक से मतलब कि फिर तो नहीं बनेगा। हाँ लाना ये सब 32 ला देंगे। 32 ला देंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 32.5 32.5 ला देंगे, 32 होल 3/4 भी ला देंगे तो हो जाएगा। लेकिन 32.9 नहीं ला सकते, लेकिन नहीं फेल किया जाएगा। टीचर लोग काफी दयावान होते हैं। नहीं ये भी बड़ी बात नहीं है। अगर किसी बच्चे का 32 नंबर आया तो उसको पास होना है, एकदम लिखित है कि उसको पास होना है। 35 दे ही देंगे। नहीं 35 नहीं, पास करें। 33 ही मिलेगा, लेकिन पास हो गए तुम।
अब बहुत ज्यादा कम है ना तो 33 समझ लो। अगर किसी लड़के का नंबर आया ना कि मान लो कि मैथ में आ गया, मान लो किसी लड़के का नंबर आ गया 40 नंबर, तो समझ लो कि वो फेल है, उसको पास किया गया है। अच्छा ये बात। मान लो जब टीचर का नंबर, टीचर के सामने आया कॉपी, देखा कि 31-32 नंबर आ रहा है, तो 5-7 नंबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिसका सोचो को 25 से 35 के बीच में होता है ना, उसको अटकाते हैं सब 33 पे। तो जो 25 नंबर पे अभी फेल है ना है, फिर भी 33 नंबर देते हैं। 10-12 नंबर पा गए तो 10-12 नंबर पर नहीं देंगे। फिर करेंगे उन लोग। हम लोग टाइम था ना, एक थी लड़की, वो गई थी कोटा तैयारी करने के लिए, मैथ में 3 नंबर। यस सर। इतना तेज थी सर। मतलब वो 3 नंबर जब हमको लग रहा है कि वो काका जो पेन अपना खत्म किया बस उसी का मिला है। हाँ कई बार खर्च किया है बच्ची। नहीं, कोटा 3 घंटा आई है, हम लोग परेशान किए हैं 3 नंबर के। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट थी 3 नंबर। कोटा गई थी। कोटा में पढ़ते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक ना वहाँ पे सब यूज करनी होती है। इसे शॉर्टकट का मतलब कि शॉर्टकट मत कर। ये कोई नहीं देखता है। नो वन सी योर प्रोसेसिंग बेटे, यस सर। एवरीवन वांट टू सी योर रिजल्ट। यस सर। कोटा पढ़ने गई थी या फिर बस Yes, बस yes. जमाना यही देखता है, सोसाइटी यही देखती है। मेहनत की होगी ना, तो अब ये नहीं जानते लोग कि कोटा में कितना। अब वो किस डिपार्टमेंट में मेहनत की थी हम क्या बताएं। नहीं आप बताए थे कि मेरे को पढ़ने में सही था। 10 में एकदम खतरनाक थी, हमसे भी अच्छा नंबर आया था उसका, समझ लो 10 में उसका हमसे भी अच्छा नंबर आया था। कोटा जाके बहुत 94 था उसका, कोटा 90 नहीं गए ना इसीलिए थोड़ा लतखोर हो बदला लिया जाए। तो वो दे रहा है, कैसे सर? उसके मन में देखो। सर हम आपको कर दिए तो इसका मतलब क्या हम पे भी चेपेंगे? चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले कंडीशन पे। यस सर। सेचुरेशन करंट में कोई इशू है कि अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं ना, तो एक समय ऐसा है कि करंट की सेचुरेशन होना एकदम निश्चित है, ठीक है, कलेक्टर प्लेट के ऊपर। चलिए अब जब हम ग्राफ ये वाला हो गया ऊपर वाला ग्राफ, अब हम देखते हैं फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, यानी हम ग्राफ से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे ना, उनके लिए हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग चेंज होगी ना। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग होगी। क्या कोई दिक्कत समझ नहीं आ रहा है तुमको? समझाते रुक जाओ। नहीं देखो सिंपल है कि मान चलो कि हम लोग का थ्रेशोल्ड है, मान चलो ना थ्रेशोल्ड है 10 जूल, लेट सपोज 10 जूल हम लोग का, ये तो एनर्जी है ना, हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। हाँ मान लो थ्रेशोल्ड हम लोग का 10 हर्ट्ज, लेट कर लो इतना है। मान लो कि आपने मान लो अमित आया, अब इसने लगाया 15 हर्ट्ज, ठीक, 15,000 का 15 हर्ट्ज का इफेक्ट लगाया और किस पे लगाया, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसमें से एमिशन होना था, ठीक है। तो यहाँ से करंट एमिट हो रहा है, एमिट हो रहा है, एमिट हो रहा है, एक समय ऐसा क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा ना, ठीक। वैसे ही 15 हर्ट्ज पे, उसके बाद आ गया 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज पे भी लगाएगा फिर भी करंट प्रोड्यूस होगा, 25 हर्ट्ज पे भी लगाएगा फिर भी करंट प्रोड्यूस होगा, यानी अंत में करंट तो सेचुरेट होना ही होना है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, जैसे कि देखो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग कलर होते हैं। अगर गौर करो तो फ्रीक्वेंसी पे कलर डिपेंडेंसी होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो जब कलर चेंज होगा, जब तीनों का कलर चेंज होगा तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लो ना कि ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाला है, 15 इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, तो ये कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा, तो 15 पे जाके स्टॉप करेगा। ये 20 इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा, 20 थोड़ा सा पीछे। यस सर। और ये कितना 25 है ना, 25 निकल रहा है, ये कहाँ थोड़ा और जाके पीछे। तो सबका खत्म होने का चांस क्या है, अलग अलग। जैसे एक और एग्जांपल, जब खतरनाक वाला एग्जांपल आया हमारे दिमाग में, देखो मान चलो ना रेस होती है, रेस रिले रेस ऐसे देखे होगा ऐसे रेस। तो जो जिसकी जहां से स्टार्टिंग होना कुछ ऐसे होती है, यहाँ से और ऐसे होती है, लेकिन सबकी एंडिंग ऐसे होती है। गौर करना, तो देखो स्टार्टिंग में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है 1, 2 और 3, लेकिन सबकी एंडिंग क्या है, यानी सेचुरेशन क्या है, होना ही होना।
समझा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है? अलग अलग। अलग-अलग सर, सबका यहाँ सारे पे यहाँ फ्रीक्वेंसी हर एक फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? अलग अलग है। वहां पे रुकने का स्थान जहां से वो स्टार्ट करें, मुझे चलो उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंडिंग करता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाओगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, चेंजिंग। किसकी काइनेटिक एनर्जी में? मेटल। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। यस सर। ठीक है, समझ आया? चल उसके बाद है द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि देखो जो सैचुरेशन करंट है जो आई है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? गौर करो, वो डिपेंड तो कर रहा है किस पे? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है? अब देखो अंत में सैचुरेशन करंट है, ये तो क्लियर है। इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है यानी कितनी क्षमता है किसके पास, पावर पे डिपेंडेंसी कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे नहीं कि कहां पे ये खड़े हैं इससे मतलब नहीं है। गौर करो बात को, कहां पे इनकी पोजीशन उससे मतलब नहीं है, इनके अंदर ऊर्जा होगी तभी तो ये रेस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जीतेंगे सब। समझ रेस से समझ में आया? तो सबका गोल तो एक ही है, आई। हाँ, इंटेंसिटी भले ही अलग अलग हो सकती है। क्या बोले? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या डिपेंड, हाँ इस पे डिपेंड करती है कि कौन जीतेगा। जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगा वही जीतेगा, हाँ कि नहीं? ठीक, लेकिन इनके पोजीशन पे एनर्जी डिपेंड नहीं करेगा। इनके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सबका नापा जोखा क्या होता है, सेम होता है। बस देखने में लगता है कि पोजीशन क्या है, दूर बनाओ। नहीं समझे? खुशी? अच्छा देखो तुम यहाँ पे खड़ी हो, यहाँ पे मुस्कान खड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे रूट अंडर निगेटिव है कोई वही जीतेगा सर। क्यों? हो गया। टोटल 3 लोग हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मान लो कि खुशी है यहाँ पे सबसे पहले और यहाँ मुस्कान है। अब तो आप तीनों में सबसे ज्यादा स्टेमिना किसके पास है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ये तो पता ही हो जाता है, हम देख के पता चल जाता है किसके पास है, रूट वाले के पास। रूट वाले के पास सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। दूसरे नंबर पे मुस्कान के पास बाय डिफॉल्ट, क्योंकि तीसरे नंबर वाले तो बीमार है फिर भी दौड़ रही है। सीखो तुम लोग कुछ, जिंदगी करे। ठीक है? क्लियर भाई? ये यानी इंटेंसिटी क्या है, इसका ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका जीते कौन? दूसरे नंबर कौन आएगा और तीसरे नंबर कौन आएगा, है कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब कहाँ पे खड़े हैं उससे मतलब नहीं है, उनकी पोजीशन से मतलब नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट ग्राफ देखो, पटसन है। देखो नेक्स्ट ग्राफ में देखो तो ये है मेटल ए और ये मेटल बी, यानी 2 मेटल्स की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और दोनों मेटल्स की जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेंशन है इसके ऊपर और फ्रीक्वेंसी मेंशन है, ठीक है? देखो इस पोटेंशियल में देखा जाए ना कि दोनों मेटल्स की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि इनका ग्राफ देखो कितना डिफरेंस है ग्राफ में, है ना? तो देखो इस वाली ग्राफ में ये वाला ग्राफ दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है? आइंस्टीन ने ग्राफ दिया था और बताया था वर्क फंक्शन के बारे में कि हर एक मेटल का वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस, देखो निगेटिव वाई एक्सिस देख रहे हो, -φ1 अपॉन ई और -φ2 अपॉन ई। तो ये देखो ये दिया हुआ है इन दोनों का वर्क फंक्शन, कि जो मेटल ए के लिए जो वर्क फंक्शन वैल्यू होगी -φ1/2 ई और बी के लिए -φ2/2। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर आपको कंपैरिजन करता है इस ग्राफ। अगर आपको ये ग्राफ आ गया ना, या फिर एग्जाम में आपको पूछा कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द 2 मेटल्स फॉर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क फंक्शन वैल्यू, तो इस तरह ग्राफ आप प्लॉट कर देंगे,
ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहेंगे कि आपको इतनी सारी चीजें इसके अंदर भरनी पड़ेंगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है कि एक मेटल ए है, एक मेटल बी है। इतना दिमाग में रखना है कि वाई एक्सिस वाला वर्क फंक्शन की है और एक्स एक्सिस वाला फ्रीक्वेंसी है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखोगे, अपने आप हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े। यस सर। तो तब ग्राफ शो कि वो ग्राफ क्या शो कर रहा है, वही चर्चा हम लोग अब ग्राफ शो में पढ़ेंगे। लाइन में कई गो लाइन है, 2 गो लाइन है, बस निश्चिंत रहो, जल्दी खत्म हो जाएगा। द स्टॉप क्या होगा? The stopping potential V not vary linearly with frequency of incident radiation। यानी जो stopping potential होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। क्लियर? यानी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पहला लाइन हमको यही कह रहा है। क्लियरली मेंशन कर लीजिए आप छोटे में इस पॉइंट के बगल में कि फ्रीक्वेंसी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट। ऐसे जाए ना तो जिन जगह खट देनी मांगो मैं कि हाँ ये हो गया। दूसरा पॉइंट है देयर इज सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। और एक ऐसा समय आएगा ना जिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और पोटेंशियल की अगर भावनाओं में चर्चा करें तो कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए, या वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाए? 0। सेम बात है ना, कोई अंतर नहीं है। इसलिए भाई तो फिर भी दिमाग में रखे ना, क्या पता कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ पोटेंशियल पूछ दिया, समझ रहे हैं? हाँ, तो तैयार रहेंगे आप हर एक चीज के लिए। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन मेटल। यानी कि हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अभी हमने ग्राफ में जाना है। गुड। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या नियम कानून है। तो उसमें है कि इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, एकदम तुरंत होता है, चट से पड़ेगा पट से निकलेगा। ठीक है, चटपट, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक, तीसरा है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो चौथा है द मैक्सिमम काइनेटिक इंजेक्टेड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। समझ गए? लिखा है ना यही? अब मैं इससे फास्ट नहीं पढ़ सकता। ठीक है, इतना ही मेरी स्पीड है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताना थोड़ा सा। नेक्स्ट है, ये क्लियर हुआ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी को कोई भी अंदर से छोटा छोटा डाउट है तो बोलो। ठीक, नेक्स्ट है आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो, अभी ये स्टार्टिंग होती है मॉडर्न की। मॉडर्न की थ्योरी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि आइंस्टाइन को ही मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहते हैं। ठीक है, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज नोन एज अल्बर्ट आइंस्टाइन। और इनको ये उपाधि इसलिए मिली क्योंकि इन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, अच्छा उपाधि होती है, अपाधि उपाधि सब एक बराबर है। ठीक है, अलग अलग है। अच्छा ठीक है, तो उनको अपाधि मिली। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक गौर करना है, एक इक्वेशन का और है लाइट को लेके E = mc², जहां पे उन्होंने मास एनर्जी के बीच में एक रिलेशन तैयार किया। उनका दूसरा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पेस टाइम के बीच में रिलेशन बताया। और तीसरा आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने 3 पेपर लिखे थे उस दिन, वो डब्बे में बैठ के। कौन से डब्बे में? ट्रेन की बोगी में। कौन सी होगी सर? एक बोगी थी सबसे आखिरी में थी, खराब थी, उसे पेपर प्रिंट करते थे। जैसे वो ऐसे कमाने खाने के भी चाहिए ना, तो पेपर छापते थे, तो उसी समय लिखते भी थे। काफी अच्छे साइंटिस्ट। हाँ,
वैसे अच्छे वो से- तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, क्या पता है। नहीं, अच्छे से करते थे, लेकिन फॉरेन का ये नियम है ना कि जब लड़का या लड़की जब एज से बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं रह यस जाता। यस सर। और उनको एक और चीज नफरत था, हिस्ट्री। इतिहास। हाँ, उनको समझ में आता कि जो चीज हो चुका है उसको पढ़ के हम कौन तीर मार लेंगे जिंदगी में। क्यों कौन सा तीर मारे तुम? यूपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा आपका। तैयारी नहीं करनी, यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी तुम लोग को। नहीं तो कौन अपना पता चलेगा हम देते देते बच्चा दे देगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, यूपीएससी आप ही लोगों में से होते हैं जो लोग देते हैं। वो बहुत महान लोग हैं। नहीं, महान लोग नहीं होते हैं बहुत मान वो ना। जैसे क्या होता है ना कि जैसे एक होते हैं टॉपर्स, एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं लोअर वाले। लोअर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, दूर दो, छोड़ दो। अब है टॉपर। यस सर। टॉपर को इंटरेस्ट है अमाउंट में, यस सर। ठीक है, अमाउंट दिखता है उन लोगों को, हाँ। पैसा जहाँ पे ढेर है, ठीक है। और प्लस उनके नजर में क्या है ना कि जो आईआईटी है और जो नीट है वही सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि सोसाइटी को देखना होता है। गौर करना ही बात को, Yes, sir. जितने भी टॉपर होते हैं ना उनकी नजर सबसे पहले सोसाइटी होती है। इसी वजह से वो हमेशा सोचते हैं कि हम लाइमलाइट में रहें, सबकी फोकस हमारे तरफ है, नहीं समझे? जैसे ऊपर से बत्ती जलता है इस तरह का। तो हाँ, वो बात की बात है, समझो थोड़ा सा बात है। तो लाइमलाइट जले तो वो हमेशा सोचते हैं ना कि हमेशा लाइमलाइट, तो हमेशा नहीं जानते हो क्या ना कि जब भी मान लो कि कोई दोस्त है वो हमेशा, जैसे ऐसे दोस्त होते हैं ना थोड़े से एवरेज वाले टाइप के, उसको हमेशा स्पेस दे के रखते हैं, इसमें समझते हैं, वरना उनके बीच में हमेशा गैप मेंटेन रखते हैं। वो ये समझते हैं कि ज्यादा हमारे नजदीक है क्लोज कोई, ठीक है। तो ऐसा उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन बन जाता है ना। और फिर जानते हो जो ही 12 पास होता है औकात आ जाती है। यस सर। देखो 12 तक ही जो भी है सो है, 12 तक ही आपकी परसेंटेज की गिनती हो रही भाई, गिन रहे, वो भी कौन? सोसाइटी में। कब तक? 2-3 महीना, 1 महीना, 2 महीने से लेकर, ठीक है। 2 महीने के बाद कोई नहीं पूछने वाला है, जानते हो 2 महीने कौन पूछेगा? जब जाओगे रिलेटिव्स में, बताओ बेटा बहुत 12 में कितना आया? हाँ बहुत सी बात है वो। बताओ तुम्हारा 10 में कितना आया था, 12 में कितना आया था, 15 में कितना आया था, कुछ पूछ लिया। नर्सरी में कितना? इसका अलग है प्रिपरेशन चल रहा है। खुद का इनकी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, उन्होंने 3 इक्वेशन दिए, तो हमारे पॉइंट समझ गए ना आप लोग इंटेलिजेंट है, You got your point, sir. ठीक है। तो आइंस्टाइन जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं आपको सीधे यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो एच न्यू है Yes, sir. वो फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। बराबर, ठीक है। और इसी से एक रिलेशन निकल के आता है कि मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। आई नोट क्या है सर? चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले एच न्यू मतलब फोटोन, Yes, sir. क्लियर है? यस सर। तो सीन क्या है ना कि जब भी कोई फोटोन किसी सरफेस पे आके टकराता है Yes, sir. तो वो फोटोन करता क्या है? इजेक्शन में सीन क्या होता है कि सबसे पहले वो वर्क फंक्शन प्रोवाइड करता है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको? इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। और जब तैयार हो जाता है तब वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको, ताकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सूर्य के साथ घर से बाहर निकले, जैसे ये दोनों, ठीक है। तो शाहनवाज पहले तैयार करता है, एचन्यू के फॉर्म में शाहनवाज है यहाँ पे, और अंदर आदित्य बैठा है। सबसे पहले उसको तैयार करेगा, कन्विंस करेगा फोटो दिखा के, और उसके बाद फिर सोए दोनों निकलेंगे सब बाजार, ठीक है। और वही घर से निकलते हुए कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। हमको गाना है। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये चीज तीनों पॉइंट क्लियर हुए। Yes, sir. नेक्स्ट है KMX, वही चीज को यहाँ पे थोड़ा सा रिवैल्यूएट करके लिखा गया है। क्या? KMX इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, यानी इसको इधर भेज दो, यही हुआ है ना, यस सर। इसको इधर भेज दो तो एच न्यू माइनस सेम चीज आ गई।
अब इसको बोलते हैं के मैक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो इतनी होगी। कितनी होगी? इतनी होगी, yes, समझा? Yes, sir. तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस स्पीड से निकलेगा? के मैक्स के मैक्स से निकलेगा, फुल स्पीड अपनी सर। फुल स्पीड, मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी। हो गई, हो गई। क्लियर हुआ? Yes, sir. एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है अब ये ऐसे करके ना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन खत्म। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन यहीं तक था। अब हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मैटर। तो जो ही जब मैटर की चर्चा करते हैं ना तो एक बहुत ही खतरनाक नाम निकल के आता है, उसका नाम है डी ब्रॉगली। Yes, sir. डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट, बहुत ही तगड़े साइंटिस्ट। Yes, sir. ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा ना कि दुनिया की हर एक चीज, Yes, sir. हर एक चीज, छोटी से छोटी, मोटी से मोटी, बड़ी से बड़ी और खोटी से खोटी, सबके सबका नेचर कैसा होता है? मोशन करने का, वेव नेचर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। कैसे? जब उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी, नाम था उसका इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने उसके ऊपर जब रिसर्च करी, और इस रिसर्च में मदद दी किसने? दो बंदों ने, जिनका नाम है डाइविसन एंड जर्मर। तो भाई डी ब्रॉगली ने कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाला था ये चीज। थ्योरी। हाँ, थ्योरी ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताया था, और इसको एक्सपेरिमेंटली किसने सिद्ध किया था? डाइविसन एंड जर्मर ने, दोनों ने मिल के दिया था। क्लियर? तो डाइविसन जर्मर सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे आखिरी में देखो ना, उन्होंने कुछ प्रपोज किया है। क्या किया है? डाइविसन जर्मर प्रपोज अमित टू प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिखाया है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन सही में एग्जिस्टेंस करता है कि नहीं करता है। क्लियर हुआ? डाइविसन जर्मर के बारे में जानते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट। मर गए सर। नहीं है, नहीं सर। मर गए होंगे सर। Yes, sir. मर गए ना। उन्होंने क्या दिया? वेवलेंथ दिया, एक छोड़ नहीं। Yes, sir. वेव देखो, वेव नेचर जब भी फ्लो करता है तो किस तरह का मोशन होता है? इस तरह का ना। और इसको, इसके अंदर हम कैसे लेंथ मेजर करते हैं? तो लेमडा से मेजर करते हैं, इस तरह का लेंथ, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो इन्होंने वेवलेंथ कैसे निकाला? लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। Yes, sir. ये रिलेशन निकाल उन्होंने दिया, जहाँ पे लेमडा वेवलेंथ है, h है प्लैंक कांस्टेंट, m है मास, v है वेलोसिटी। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. चलिए, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे ना ये v चेंज हो जाता है, किसमें? c में। तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mc हो जाता है। Yes, sir. समझ गए? Speed. हाँ, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट है, अब एक और देखो, इसको जानना है कैसे, कि कैसे ये मतलब कि हुआ है, ये कैसे डिराइव हुआ है, जानना चाहिए, जरूरी है। जान जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम, जानते हैं प्लैंक क्वांटम के बारे में? Yes, sir. बहुत अच्छे। प्लैंक डुअल नेचर। क्वांटम, हाँ, उन्होंने डुअल नेचर के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था ना कि E इज इक्वल टू एच न्यू। Yes, sir. ठीक है, उन्होंने बताया था, क्वांटा को लेकर बताया था। उन्होंने क्या बताया था इसको? क्वांटा। क्वांटा, जिसको फर्दर आइंस्टीन नाम देने का क्या दे दिया? फोटॉन। क्लियर? Yes, sir. तो क्वांटा पहले नाम दिया था किसने? क्वांटम ने, अपना 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 सिद्ध करने के लिए। Yes, sir. और फिर फर्दर जब आइंस्टीन आए थे, उन्होंने उसको बहुत सीधा सीधा नाम दिया, फोटॉन। Yes, sir. क्लियर? यस सर। चलो, तो उसके बाद एच न्यू इज इक्वल टू, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है ना, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। Yes, sir. तो ये क्या हो जाता है? एच सी बाई लैम्डा। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं, सर। इक्वेशन नंबर 1। फिर फर्दर जब आइंस्टीन ने अपना कांड किया, ठीक है, आइंस्टीन, समझ लेना, आइंस्टीन लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, sorry, sir. Full. Is equal to तो उन्होंने क्या दिया? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। mc स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का LHS पार्ट सेम है, Yes, sir. RHS हम इक्वेट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा।
एक सी से एक सी हो जाएगा कट, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और एम सी को हम फर्दर पी लिख सकते हैं। पी मतलब मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर? Yes, sir. तो ये था आपका डी ब्रोगली का वेवलेंथ फॉर एनी पार्टिकल विच इज ए सब-एटॉमिक पार्टिकल इन नेचर। क्लियरिटी? चलिए, अब डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ बताया इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके लिए भी एक फॉर्मूला बना दिया उन्होंने। क्या? कि लेमडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी। V velocity है ना? हाँ, वी वेलोसिटी है। नहीं, ए नॉट क्या वी वेलोसिटी नहीं है। क्या है? V क्यों है ये? नहीं, ये वी वेलोसिटी नहीं है। क्या है? ये मतलब है कि एक सेकंड, अरे ये नोट किताब है, नहीं, yes sir. ये भी पोटेंशियल है। ये वी क्या है? Potential. पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना पोटेंशियल है वी, कैपिटल वी है, दिमाग में रखना है ये चीज, ठीक है। चलिए, और आखिरी में डाइवर्शन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसको हम चर्चा हम लोगों ने कर दी, ऐसे करके ये हो गया समाप्त, ठीक है। तो आप लोग का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर हो गया खत्म।